प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें। प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों से निपटने की प्लानिंग करने के बाद तपस्या अपने कमरे में आ गई थी कि उसे बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और दरवाज़ा खोलने जाने लगी। आ रही हूँ। ऐसे क्या मेरे पंख लगे हुए हैं जो उड़कर आ जाऊंगी? 2 मिनट का वेट भी नहीं कर सकते क्या? तपस्या बड़बड़ाते हुए दरवाजे के पास आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रावी खड़ी थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। रावी के माथे पर खून लगा था। उसके कपड़े और बाल भी अस्त व्यस्त थे। तपस्या को देखते ही वह झट से उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। हमें आज रात के लिए अपने कमरे में रुकने दीजिए, वरना वह हमें मार देंगे। प्लीज़ हमें बचा लीजिए, रावी रोते हुए बोल रही थी। तपस्या उसे सहलाते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मुझे बताओ, तुम्हें कौन मारना चाहता है? रावी की यह हालत देखकर तपस्या को बहुत हैरानी हुई। रावी रोते हुए उससे अलग हुई और कहा, हम तुम्हें नहीं बता सकते, वरना वह हमारी जान ले लेंगे। प्लीज़ हमें आज रात के लिए पनाह दे दो। कल हम खुद इस महल से चले जाएंगे। देखो रावी, जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम यहाँ मेरे कमरे में बैठो, मैं अभिमन्यु को बुला कर लाती हूँ। शायद तुम उससे सब शेयर कर पाओ। तपस्या उसे अपने कमरे में लाई और जैसे तैसे बेड पर बिठाया। वह उसे वहाँ छोड़कर अभिमन्यु को बुलाने के लिए जाने लगी। उसे वहाँ से अभिमन्यु के पास जाता देख रावी ने सोचा, अभिमन्यु जी यहाँ आ गए तो हमारा सारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। रावी जल्दी से उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। प्लीज़ हमारे लिए रुको। तुम्हारा कमरा सबसे पास था, इसलिए हम मदद के लिए तुम्हारे पास आ गए। लेकिन लगता है तुम हमारी हेल्प नहीं करना चाहती। हमें जैसे तैसे करके हमारे कमरे तक छोड़ दो। लेकिन ईश्वर के लिए हमें इस कमरे में अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ। वो यहाँ आ जाएगा और हमारी जान ले लेगा, जैसे उसने हमारे चाचा चाची की जान ली। वह हमें मार देगा। रावी ने एक ही रट लगा रखी थी कि कोई उसकी जान ले लेगा। वह जानबूझकर यह बात बार बार बोल रही थी ताकि तपस्या का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी जान लेना कौन चाहता है? उसके गिड़गिड़ाने पर तपस्या वहीं रुक गई और उससे फिर से सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी। हम तुम्हें सब कुछ बताकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहते तपस्या। प्लीज़ हमसे कुछ मत पूछो और आज रात के लिए हमें पनाह दे दो। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है रावी। इस वक्त तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब है। तुम्हें मेडिकल की भी ज़रूरत है। तुम ट्रस्ट करके मेरे रूम पर आई हो तो आगे भी मुझ पर विश्वास दिखाओ। आई प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे बताओ कि कौन तुम्हें मारना चाहता है? तपस्या ने पूछा। तपस्या के बार बार पूछने पर रावी ने रोते हुए कहा, हम तुम्हें सब सच बता देंगे। फिर भी क्या हो जाएगा? तुम हमें उनसे बचा नहीं पाओगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने हमें पहले भी धमकी दी थी कि महल छोड़कर चली जाओ, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे।
हमने अभिमन्यु जी के भरोसे इस महल में रुकने का फैसला किया, पर भूल गए थे कि वह कोई आम इंसान नहीं है। हमारे जाने के बाद उनका ख्याल रखना तुम, वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रावी अपनी बातों के जाल के जरिए तपस्या को फंसाने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं वह उसकी बातों में आ भी रही थी। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे साथ यह किसने किया है। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे महल छोड़कर चली जाओगी? तुम चलो मेरे साथ। तपस्या ने रावी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। हम पर बड़े दादा शाह ने हमला किया था। हम उनसे बात करने के लिए महल के ऊपरी मंजिल पर गए थे, जहां उन्होंने हमारी यह हालत कर दी। हम सच कह रहे हैं तपस्या, हम बहुत मुश्किल से हमारी जान बचाकर भागे थे। चलते हुए रास्ते में रावी ने अपनी इस हालत का जिम्मेदार प्रताप सिंह को ठहराया। प्रताप सिंह और ऊपरी मंजिल में जाने की बात सुनकर तपस्या के कदम वहीं रुक गए। राजकुमारी तपस्या सहित सभी लोगों ने उसे प्रताप सिंह के सामने आने से मना किया था। उनका भी प्लान वही था कि तपस्या जो भी करेगी वह उनके पीठ पीछे ही रहकर करेगी। तपस्या के वहीं रुकते हुए रावी ने कहा, हमने कहा था ना, उनका सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। वह इस घर के हेड ऑफ फैमिली हैं। कोई उनकी बात नहीं टालता। यहाँ तक कि अगर हम किसी को बताएंगे भी ना हमारी यह हालत किसने की है, तो कोई हमारा यकीन भी नहीं करेगा। बस तभी हम बताने से डर रहे थे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रावी। तपस्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलोगी? क्या तुम हमारा साथ दोगी? क्या तुम उनसे हमारे लिए बात करोगी कि वह हमें यहाँ से ना निकाले और अभिमन्यु जी से शादी करने दे? रावी ने पूछा। तपस्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह असमंजस की स्थिति में वहाँ खड़ी थी। महल की ऊपरी मंजिल में प्रताप सिंह, सुनैना, सुभद्रा और सुकृति के साथ रावी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रावी को रात के 2 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन अब 15 मिनट ऊपर निकल चुके थे। रावी अभी तक ऊपर नहीं पहुंची थी। प्रताप सिंह रावी का इंतजार करते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। सुकृति प्रताप सिंह को चक्कर लगाते हुए एकटक देख रही थी। हमें नहीं लगता वह लड़की ऊपर आएगी। हमें उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था जीजी, उसने सुभद्रा की तरफ देखकर कहा। सुकृति बिल्कुल ठीक कह रही है सुभद्रा, हमें भी नहीं लगता कि वह लड़की ऊपर आएगी। हम बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे इतनी देर में तो हम कोई और रास्ता निकाल लेते। प्रताप सिंह ने सुकृति की बात पर सहमति जताते हुए कहा। उन दोनों के बाद सुनैना बोली, मुझे भी यही लगता है। मैं भी स्वामी और सुकृति से सहमत हूँ जीजी। वैसे भी वह चंद्रवंशी अभी तक महल में है, कहीं बाहर तो गई नहीं। हम और कोई विधि करके उसे ढूंढ ही सकते हैं। फिर बेवजह आपने उस लड़की पर यकीन क्यों किया? उन सब के सवालों का जवाब देते हुए सुभद्रा ने कहा, आप लोगों को उस लड़की पर यकीन हो ना हो, परंतु हमें उस पर पूरा विश्वास है। देखना, वह उस चंद्रवंशी लड़की को लेकर यहाँ जरूर आएगी। और आप यह इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? प्रताप सिंह ने पूछा। क्योंकि उस लड़की के भविष्य पर एक बड़ा सा
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। पहले वो जिन भी हालातों में रह रही थी, उसके पास एक परिवार था, परंतु अब उसका कोई नहीं है। आप खुद सोचिए, उसे हमारा सारा सच पता चल गया था, फिर भी इतनी हिम्मत करके वह हमारे पास आई और हमारा साथ देने को कहा। इतना सब यकीन दिलाने के लिए काफ़ी होता है कि वह लड़की अभिमन्यु से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सुभद्रा ने कहा। परंतु उसका यह प्यार हमें किसी मुसीबत में तो नहीं डालेगा ना। बरसों पहले किसी और के प्यार के चलते हमें बहुत नुकसान हुआ था, प्रताप सिंह ने कहा। कौन सा अपना वादा निभाने की ज़रूरत है। एक बार हमारा काम निकला, फिर उस लड़की को भी रास्ते से हटा देंगे, सुनैना ने क्रूरता के साथ कहा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बहुत दिनों के बाद कोई विश्वास पात्र व्यक्ति मिला है। उसमें वही जुनून है जो सदियों पहले हमारे अंदर था। उसका यह जुनून भविष्य में हमारा सहायक बनेगा, सुभद्रा ने जवाब दिया। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। और देखा जाए तो हमें किसी विश्वास पात्र की ज़रूरत नहीं है। आपके ही राजघराने से संबंधित उर्मिला ही काफ़ी है। प्रताप सिंह की बात सुनकर सुभद्रा कुछ देर के लिए मौन हो गई। फिर उसने धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, भले ही वह हमारा भेद किसी को ना बताए, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं उनके मन में क्या है। वह इन सब को हमसे बचाना चाहती है। अभिमन्यु और उस चंद्रवंशी लड़की को हमसे बचाना चाहती है। हाँ, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि चंद्रवंशी कौन है। उस लड़की रावी ने कहा था कि उर्मिला उस चंद्रवंशी लड़की को सारी कहानी बता रही थी। इसका मतलब उर्मिला ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु हम चाहकर भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। वो हमारे खानदान से जो ठहरी, सुनैना ने कहा। उसके चेहरे पर उर्मिला के लिए गुस्से के भाव थे। आपस में बातें करते हुए प्रताप सिंह की नज़रें एक बार फिर घड़ी पर पड़ी। रात के 2:30 बज चुके थे। समय देखने के बाद उनके चेहरे पर गहरी निराशा के भाव थे। आप कुछ भी कहें, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब वह लड़की आएगी। उसके चाचा चाची की तरह उसने भी हमें धोखा दिया। इस बार हम किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेंगे। उस लड़की को हम रास्ते से हटा कर रहेंगे, प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उर्मिला हमारे खानदान की है, इस वजह से हम उसे नहीं मार सकते। उसके विश्वासघात की सज़ा उसे नहीं दे सकते, परंतु उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह हमारा साथ देती तो हम उसका भला सोचते, लेकिन अब नहीं। आप यही रुके स्वामी, मैं अभी उस लड़की को मज़ा चखाकर आती हूँ, सुकृति ने प्रताप सिंह का साथ देते हुए कहा। वह वहाँ से बाहर जा रही थी, तभी सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। कुछ क्षण और रुक जाओ सुकृति, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और कर लेंगे, वह लड़की आ जाएगी। सुभद्रा ने उसे बाहर जाने से रोक लिया। प्रताप सिंह, सुनैना और सुकृति को रावी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुभद्रा के कहने पर वह सब उसके आने का इंतजार करने लगे। नीचे सीढ़ियों में रावी और तपस्या खड़ी थी। रावी ने जब तपस्या को प्रताप सिंह के बारे में सब बताया और उसे ऊपर चलने के लिए कहा तो तपस्या वहीं रुक गई। उसके कोई जवाब ना देने और उसके साथ ना चलने पर रावी ने कहा,
हमने तुम्हें कहा था ना कि हमारा कोई नहीं है। हम अच्छे से जानते थे कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, बस तभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहते थे। पता है तपस्या, सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब हम सामने वाले को अपना समझकर उसे अपने दिल की बात बताते हैं, उससे साथ की उम्मीद करते हैं, परंतु वह मदद का वादा करके भी अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अपनी बात बोलकर रावी रोने लगी। तपस्या अभी भी वहाँ सोच में खड़ी थी। उसने अपने मन में कहा, सबने मुझे ऊपर जाने से मना किया है, मैं कैसे इसके साथ जा सकती हूँ? पर इसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही। इसने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, हम भी कहाँ अपना समय बर्बाद करने लग गए। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज रात के लिए हमें अपने कमरे में रुकने दो। हम वादा करते हैं सुबह का सूरज निकलने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। और हाँ, हमारा वादा हम कभी नहीं तोड़ते। बोलकर रावी फिर से तपस्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। तपस्या को उसकी बातें काफ़ी बुरी लग रही थी। हालांकि उसे सबने ऊपर जाने से मना किया था, परंतु रावी की बातें सुनकर उसे गुस्सा आया। उसने रावी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बड़े दादा साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो, यह आसान नहीं होने वाला। उन्हें मेरी और अभिमन्यु की शादी के लिए समझाना होगा। रावी उसकी तरफ मुड़कर बोली। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। सब कुछ जानते बूझते हुए वह रावी के साथ प्रताप सिंह से मिलने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जा रही थी। मन ही मन तपस्या को काफ़ी घबराहट हो रही थी, परंतु रावी के साथ होने की वजह से उसे थोड़ी हिम्मत भी मिल रही थी। वही अपना प्लान सक्सेसफुल होते देख रावी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।